नहीं है। हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है, हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है कि वो बात शुरू करे। आप आतंकियों को पास अपने यहाँ पालेंगे, ये हाफिज सईद आपके यहाँ रहेगा, मसूद अजहर आपके यहाँ रहेगा, लश्कर तैयबा आपके यहाँ, जैश ए मोहम्मद आपके यहाँ, हिजबुल मुजाहिदीन आपके यहाँ, इन सबों को पाल पोस करके हिंदुस्तान में आप खून खराबा करने के लिए भेजेंगे और फिर आप हमसे उम्मीद करते हैं कि बातचीत भी हो। ये कैसे होगा सर? आप पाल पोस रहते हैं, आप FATF के दायरे में रहते हैं, ग्रे लिस्ट में रहते हैं, आप आतंकवादी संगठनों का साथ देने और दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने की खातिर आपकी इमेज इतनी ख़राब है कि आप बार बार FATF की ग्रे लिस्ट में रहते हैं। आतंक को पनाह देकर के हिंदुस्तान से बातचीत कैसे करना चाहते हैं आप? देखिए, जहाँ तक लश्कर तैयबा का ताल्लुक है, जैश का ताल्लुक है, ये तो पाकिस्तान में भी प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हिजबुल मुजाहिदीन की जहाँ तक बात है, वो तो हिजबुल मुजाहिदीन तो बैनुल-अक़वामी कानून के तहत एक लेजिटिमेट सर, हाफिज सईद, ऑर्गेनाइजेशन है। मसूद अजहर जिस तरह हमास इंटरनेशनल है, टेररिस्ट जिस हैं, तरह यूनाइटेड हिजबुल्लाह नेशंस है, डिक्लेयर्ड। ये लोग हक़ खुद इरादियत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और बासित साहब, इंटरनेशनल मुझे भी लॉ सुन में लीजिए। इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस को बिल्कुल इजाज़त है कि वो आर्म्ड स्ट्रगल भी करें। आप उसको दहशतगर्दी कहते रहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बासित साहब कह रहे हैं कि वो सब हमारे यहाँ जो है ना बेहतरीन काम करने के लिए हैं, जितने आतंकवादी सरगना हैं। बासित साहब, ये दहशतगर्द भारत में आतंकी वारदात को अंजाम देते रहेंगे और आप कह रहे हैं कश्मीर का मसला हिंदुस्तान चाहे तो आगे बढ़ जाए। हिंदुस्तान की हुकूमत कह चुकी है कि ना हम कश्मीर पर बात करेंगे ना पाकिस्तान से बात करेंगे, हमको पता है कि हमको क्या करना है। वो पाकिस्तान के कब्ज़े वाला कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का है, वो लेना है। और जो विधानसभा कश्मीर की है उसमें उस कब्ज़े वाले पाकिस्तान की सीटें भी खाली छोड़ी जाती हैं। सर, मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ ना, कोई सूरत नहीं बनती जब तक जम्मू और कश्मीर का तनाज़ हल हो नहीं होता, कोई सूरत नहीं बनेगी। दैट इज़ फॉर श्योर। बाकी हम आप भी अपने आप को धोखा देते रहें, हम भी अपने आप को धोखा देते रहें तो ठीक है, ये मामला इसी तरह ही चलते रहेंगे, इस तरह ही हॉस्टिलिटी रहेगी। असल बुनियादी चीज़ ये है कि भारत बहैसियत एक बिगर कंट्री साउथ एशिया में, क्या वो उसका दिल भी इतना बड़ा है कि वो जम्मू और कश्मीर में आगे बढ़कर इस तनाज़े को हल करे जो पिछले 75 सालों से हमारे ताल्लुक को आगे बढ़ने नहीं देगा? सर एक ही क्या बात की भारत रट में वो लगाए। एक मैग्नानिमिटी है? मुझे नहीं लगता कि इस वक्त भारत तैयार है, लेकिन सूनर और लेटर लोगों को आप उसकी फ्रीडम को किस हद तक सप्रेस कर सकते हैं, आई डू नॉट नो। एक वक्त आता है, देखिए ना इस वक्त फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, 43,000 के करीब लोग शहीद हो चुके हैं। क्या वहाँ पे सुकून आ गया, अमन आ गया? नहीं आया। और ये मामला वहाँ भी चलते रहेंगे और कश्मीर में भी चलते रहेंगे। इस वजह से भारत को मेरे ख्याल में इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है, ताकि ये मामला किसी तौर आगे चलें और हम एक नॉर्मल अच्छे हमसायों की तरह रहें। यहाँ भी इकनॉमिक कोऑपरेशन हो, कनेक्टिविटी हो, हालात नॉर्मल हो, लेकिन असल बासित जिम्मेदारी साहब, भारत की है। आपके यहाँ दरअसल आप एक ही जगह रुक गए हैं, पाकिस्तान, कश्मीर, कश्मीर, कश्मीर। और मैं फिर से कहता हूँ कि POK ही हिंदुस्तान के लिए मुद्दा है। बात होगी तो POK पे होगी, और इसलिए भी है क्योंकि आप हमारे यहाँ देखिए कि डेवलपमेंट का वक्त G20 की बैठकें जम्मू कश्मीर में होती हैं, सिनेमा घर जम्मू कश्मीर में है, क्रिकेट मैचेस जम्मू कश्मीर में होते हैं, लाल चौक पर रात तक वहाँ जलसा चलता रहता है। हमारे यहाँ डेवलपमेंट वर्क्स हैं। गांदरबल में आपने आतंकवादी वारदात करवा दिया। तो तरक्की जो है वो हमारे यहाँ बेहतरीन चल रही है। जो कब्जे में है उसको आप छोड़िए, वहाँ आप नर्क मत बनाइए। यही तो हिंदुस्तान कह रहा है, आप पीछे हटिए। रास्ता क्या है? ये तो आपका व्यू पॉइंट है। अगर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में हालात इतने ही अच्छे हैं तो फिर वहाँ पे लाखों के हिसाब से वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही हैं? वहाँ पे जो काले कवानीन हैं, चाहे वो UAPA हो, पब्लिक सेफ्टी एक्ट हो, डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट हो, ये सब एफ्सपा हो, ये सब क्यों हैं? आप लोग डिमिलिटराइज क्यों नहीं करते? आप लोग जो स्टेटहुड है वो क्यों नहीं देते? यूनियन टेरिटरीज में आपने क्यों कर दिया? तो ये जो आपका कहना है ना कि हमारे यहाँ हालात बहुत अच्छे हैं, मुआज़रत के साथ और बड़े अदब के साथ, आप हमारे आज़ाद जम्मू और कश्मीर में मुजफ्फराबाद में या मीरपुर में उस तरह फ़ौजें नहीं घूमती जिस तरह आपके यहाँ श्रीनगर में घूमती हैं। हमें पता है कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर में कोई ऐसा, और आपको भी मालूम है कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हालात नहीं हैं जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में। अब आगे रास्ता क्या है? रास्ता देखिए एक ही है।
रास्ता मैं समझता हूँ कि दोनों ममालिक को बैक चैनल पे गुफ्तगू करनी चाहिए। ये जो फॉर्मल स्ट्रक्चर डायलॉग है ना, ये अब मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है। हमारे दोनों ममालिक की पोजीशंस हैं, बैक चैनल पे डिस्कशन हो और ठीक ठाक डिस्कशन होनी चाहिए। आप भी अपनी बॉटम लाइंस हमारे सामने रखिए, हम भी आपको अपनी बॉटम लाइंस बताएंगे, और फिर सफारतकारी में जिस तरह होता है एक बीच का रास्ता हम इख्तियार करने की कोशिश करेंगे, जो आपको भी मंजूर हो, हमें भी मंजूर हो और कश्मीरियों को भी मंजूर हो। ऐसा रास्ता निकल सकता है, क्योंकि डिप्लोमेसी इज़ द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे और ये पॉलिटिकल विलिंगनेस अगर डिज़ायर होगी तो ये मामला खुद तय हो जाएंगे। लेकिन अगर पॉलिटिकल डिज़ायर ही नहीं है और फ्लेक्सिबिलिटी कंप्रोमाइज़ का कोई इरादा ही नहीं है, बासित फिर तो साहब एक बहुत सवाल मुश्किल है, नहीं ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं। आपको कश्मीर दोनों, जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, हिंदुस्तान का कश्मीर, दोनों के हालात पता हैं, फिर भी आप सच नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन एक बुनियादी सवाल, आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में भारत ने इतनी फोर्सेस क्यों डिप्लॉय की हैं? हमारी जो सरहद है वो म्यांमार से लगती है, बांग्लादेश से लगती है, नेपाल से लगती है, भूटान से लगती है, एवं कि चाइना से लगती है और पाकिस्तान से लगती है। हमारी फोर्स की तैनाती बाकी जगहों पर नहीं है, जम्मू कश्मीर में क्यों है, या राजस्थान में क्यों है, गुजरात में क्यों है? क्योंकि आप हैं, पड़ोसी आप हैं, हमारी मुसीबत, हमारा सरदर्द आप हैं। आपके चलते हमें तैनाती बढ़ानी पड़ती है, हमें अपने लोगों और अपनी ज़मीन, मुल्क, इन दोनों की हिफाजत करना है, और आप उसमें बहुत बड़ी अड़चन हैं, प्रॉब्लम है, इसलिए ऐसा है। देखिए, आपकी जो फौजें हैं ना, वो सिर्फ बॉर्डर क्रॉस एलओसी पे नहीं हैं, बल्कि शहरों के अंदर हैं। और जहाँ तक आपने ये जिक्र किया दहशत गर्दी का, हमारे यहाँ भी इश्यूज हैं। कमांडर कुलभूषण जाधव को हमने पकड़ा और दुनिया के सामने हमने डॉसियर्स ही पेश किए। हमें ही मालूम है कि आप किस तरह BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो, DRA हो, बाकी जो TTP हो, किस तरह पाकिस्तान, भारत उनको फंड करता है, किस तरह एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग करता है। अभी तो आप कनाडा के हालात देखेंगे आगे क्या होते हैं, USA और भारत के भी हालात, जिस तरीके से आपने पनोन और निजर को कत्ल करवाया। तो ये बात मत कीजिए, आपका कोई रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। अब भारत आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो रहा है इन तमाम मामलात में, और पाकिस्तान में भी जो आप लोगों की इंटरफेरेंस है CPAC के खिलाफ, बलूचिस्तान के खिलाफ, उसमें भी आप एक्सपोज हो ही जाएंगे इवेंचुअली। तो भारत, ये आप एक नैरेटिव है, आई बासित साहब, डू अप्रिशिएट कि यू आर ट्राइंग कनाडा टू में, रीइंफोर्स पाकिस्तान दैट, में लेकिन ये है कि हिंदुस्तान के दुश्मनों का असल सफाया जो हो मैंने रहा है, पहले तो कहा, कोई ना कोई असल सर, तनाज़े। सुनिए ना सर, कोई ना कोई कर ही रहा है। अगर एलिमिनेशन ऑफ टेररिस्ट है तो सर है ना, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टेररिज्म को हम पनाह नहीं देते ना, हम तो एलिमिनेशन में जाते हैं और हम एक्सपोज नहीं हो रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हम ही कर रहे हैं तो हम अपनी ताकत बता रहे हैं कि हम कहीं भी अपने दुश्मनों को एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन आप दरअसल जो करते हैं सर, वो दुनिया में आतंकवाद को पनाह देते हैं। सर, मेरे पास समय की तंगी है बासित साहब, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और वक्त देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक्स लॉट सर। अरसत में आज इतना ही, मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक ले दीजिए विदा, नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।